क्या कला सिखाई जा सकती है या ये बस एक पैदाइशी हुनर है? और अगर कोई पेंटिंग मान लीजिए बहुत खूबसूरत है, तो क्या उसकी खूबसूरती का कोई फॉर्मूला हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सदियों से बहस होती आई है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो भी जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट के नजरिए से। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कांट के कला और कलाकार पर दिए गए विचारों का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करते हैं। तो आज की हमारी इस पड़ताल का मकसद ये समझना है कि कांट के लिए फाइन आर्ट का असली मतलब क्या था और उनकी नज़र में जीनियस सिर्फ एक तारीफ का शब्द क्यों नहीं, बल्कि कह सकते हैं एक पूरी की पूरी पहेली है। तो चलिए इस दिमागी गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। अच्छा, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। जब हम कला कहते हैं तो कांट का मतलब क्या है? क्या ये बस कोई चीज बनाना है, जैसे एक बढ़ई मेज बनाता है? यहीं पर कांट एक बहुत ही दिलचस्प दुविधा सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि कला में एक इरादा तो होना ही चाहिए, वरना वो बस एक हादसा होगी। सोचिए, अगर हवा से रंग गिरकर कैनवस पर एक खूबसूरत तस्वीर बन जाए तो हम उसे कला नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इरादा और बनाने का तरीका इतना साफ और तय हो, जैसे मेज बनाने की प्रक्रिया, अच्छा, तो वो कला नहीं बल्कि सिर्फ एक कारीगरी या क्राफ्ट बन जाती है। तो ये तो एक मुश्किल स्थिति है। कला इरादे से भी बननी चाहिए और फिर भी पूरी तरह नियमों में बंधी नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? ये दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? इसका हल कांट एक बड़े ही मजेदार आइडिया से देते हैं। वो इसे कहते हैं हमारे दिमाग की सोचने समझने की ताकतों का एक आज़ाद खेल, या फ्री प्ले ऑफ द कॉग्निटिव फैकल्टीज। आजाद खेल सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर इसका मतलब क्या है? इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई जैज म्यूजिशियन सोलो बजा रहा हो। ठीक है। उसका एक मकसद तो है अच्छा संगीत बनाना, लेकिन वो किसी लिखी हुई धुन या नियमों से पूरी तरह बंधा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मंच पर अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन और अपनी समझ अंडरस्टैंडिंग को आज़ादी से खेलने देता है। वो धुन के साथ प्रयोग करता है और उसी खेल से कुछ ऐसा नया और खूबसूरत निकल कर आता है जो पहले से तय नहीं था। कांट के लिए सच्ची कला इसी आज़ाद खेल से पैदा होती है। वाह! तो कलाकार एक तरह का खिलाड़ी है जो अपने ही दिमाग के साथ खेल रहा है, और यहीं से शायद जीनियस का आइडिया आता है। सही है? बिल्कुल। कांट कहते हैं कि सच्ची कला विज्ञान की तरह सिखाई नहीं जा सकती, वो जीनियस से आती है। हाँ, और यहीं पर बात और भी गहरी हो जाती है। कांट के लिए जीनियस का मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना नहीं है। आज हम किसी को भी जीनियस कह देते हैं, लेकिन कांट की परिभाषा बहुत सख्त है। उनके हिसाब से जीनियस का सबसे पहला और जरूरी गुण है मौलिकता, ओरिजिनलिटी। तो जब कांट मौलिकता कहते हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी ने आपकी तरह पहले नहीं बनाया? क्योंकि आज के दौर में तो हर कोई ओरिजिनल होने का दावा करता है। बहुत अच्छा सवाल है। कांट के लिए मौलिकता सिर्फ सनकीपन नहीं है। अच्छा। वो कहते हैं कि एक ऐसा जीनियस भी हो सकता है जो सिर्फ ओरिजिनल नॉनसेंस, मतलब मौलिक बकवास पैदा करे। असली मौलिकता सच्चाई के प्रति एक गहरे और निस्वार्थ प्रेम से आती है। ये बाहर दुनिया को कुछ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने की एक गहरी प्रक्रिया है। खुद को जानना। हाँ, कांट के लिए जीनियस का सबसे बड़ा सूत्र है स्वयं को जानो। वो कलाकार जो अपने काम में इतना डूब जाए कि खुद को भूल जाए, लेकिन इसी प्रक्रिया में एक ज्यादा ऊंचे, ज्यादा सच्चे स्व को पाए, वही असली मौलिक है। मतलब ये एक तरह की आध्यात्मिक ईमानदारी है, दिखावा नहीं। पर एक बात समझ नहीं आई, अगर जीनियस कुछ इतना नया बना रहा है जो पहले कभी था ही नहीं, तो वो बनाता कैसे है? उसे नियम कहाँ से मिलते हैं? यही तो सबसे क्रांतिकारी बात है। जीनियस नियमों का पालन नहीं करता, वो नियम बनाता है। बनाता है? हाँ, लेकिन ये नियम किसी किताब में नहीं लिखे होते। कोई उसे सिखा नहीं सकता कि ये कैसे करना है, बल्कि जीनियस का जो काम है, जो उसका प्रोडक्ट है, वो खुद एक नियम बन जाता है। वो एक ऐसा रास्ता बनाता है जहां पहले कोई रास्ता था ही नहीं। एक मिनट, मतलब जीनियस अपने काम का फॉर्मूला खुद भी नहीं जानता, वो बस बनाता है और दुनिया बाद में उसमें नियम ढूंढती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये तो कलाकार की छवि को बिल्कुल बदल देता है। एक कुशल कारीगर से बदलकर उसे प्रकृति का एक रहस्यमय जरिया बना देता है। एकदम। कांट कहते हैं कि जीनियस प्रकृति का एक तोहफा है, जिसके जरिए प्रकृति कला को नियम देती है, और इसीलिए जीनियस की मौलिकता अनुकरणीय होती है, एग्जेम्पलरी। अनुकरणीय मतलब लोग उसकी नकल करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसकी नकल करें। अगर कोई इसकी नकल करेगा तो वो सिर्फ कारीगरी होगी
उसमें से जीनियस का जादू खत्म हो जाएगा। तो फिर अनुकरणीय का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि उसका काम दूसरों के लिए एक मिसाल बनता है, एक चिंगारी का काम करता है। अच्छा। उसे देखकर दूसरे कलाकारों के अंदर का जीनियस जागता है। वो सीखते हैं कि कैसे अपने खुद के नियम खोजें, अपनी खुद की मौलिक आवाज पाएं। जैसे गालिब को पढ़कर कोई गालिब की नकल नहीं करना चाहता, बिल्कुल, बल्कि अपनी शायरी का नया अंदाज खोजना चाहता है। एकदम सही। गालिब की शायरी एक मिसाल है, एक स्कूल है, न कि नकल करने के लिए कोई टेम्पलेट। ठीक है, तो एक तरफ है जीनियस जो प्रकृति की ताकत की तरह है, जो नया रास्ता बनाता है, और दूसरी तरफ है टेस्ट यानी सुरुचि, जिससे हम खूबसूरत चीजों को परखते हैं। इन दोनों में ज्यादा जरूरी कौन है, जीनियस जो बनाता है या टेस्ट जो परखता है? ये कांट के दर्शन का शायद सबसे दिलचस्प टकराव है। वो कहते हैं कि किसी कलाकृति में जीनियस के बिना टेस्ट हो सकता है। मतलब टेक्निकली सही हो पर बोरिंग। हाँ, और टेस्ट के बिना जीनियस भी हो सकता है। मतलब कोई बहुत मौलिक विचार तो हो, पर वो इतना बिखरा हुआ हो कि किसी को समझ ही ना आए। वही मौलिक बकवास वाली बात। तो फिर पढ़ना किसकी तरफ भारी है, जीनियस या टेस्ट? मुझे तो लगता है जीनियस ही ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि शुरुआत तो वहीं से होती है। यहीं पर कांट हमें चौंका देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि फाइन आर्ट के लिए टेस्ट जीनियस से ज्यादा मौलिक और जरूरी है। एक मिनट, क्या टेस्ट? ये बात थोड़ी अजीब लगती है। बिना जीनियस के नए विचार आएंगे कहाँ से? आपका शक बिल्कुल जायज है। अगर सब लोग सिर्फ पहले से बने टेस्ट को ही मानते रहें तो क्या कला आगे बढ़ पाएगी? देखिए, कांट का तर्क यह है कि जीनियस विचारों और कल्पनाओं का एक तूफान ला सकता है, एक झरना बहा सकता है। लेकिन टेस्ट उस झरने के पानी को एक दिशा देता है, उसे एक खूबसूरत नदी में बदलता है। अच्छा। टेस्ट ही उन विचारों में अनुशासन, स्पष्टता और एक शक्ल लाता है। टेस्ट ये पक्का करता है कि कलाकृति सिर्फ बनाने वाले की निजी सनक ना रह जाए, बल्कि वो ऐसी हो जिससे दूसरे भी जुड़ सकें, जो यूनिवर्सल हो। तो जीनियस कच्चा माल है और टेस्ट उसे तराशने वाला औजार। एक तरह से। हाँ। और स्रोत में एक बहुत खूबसूरत और गहरी पंक्ति है जो इस रिश्ते को समझाती है। आज का टेस्ट कल के दबे हुए जीनियस की ही दृष्टि थी। वाह, ये तो कमाल की बात है। एक मिनट, इसे ठीक से समझते हैं। आज का टेस्ट कल के दबे हुए जीनियस की ही दृष्टि थी। मतलब जो आज हमें अच्छा या सुंदर लगता है, वो कभी किसी जीनियस का एक क्रांतिकारी, शायद चौंकाने वाला विचार था। बिल्कुल। जिसे समाज ने धीरे धीरे अपना लिया और वो हमारे सौंदर्य बोध का हिस्सा बन गया। हाँ, सोचिए, जब इम्प्रेशनिस्ट पेंटर्स जैसे मोने ने पहली बार अपनी पेंटिंग्स दिखाई थी, तो लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था। सही है। उन्हें वो अधूरा और अजीब काम लगा था। वो उस वक्त के स्थापित टेस्ट के खिलाफ था। लेकिन धीरे धीरे उन जीनियस कलाकारों की देखने की नजर को दुनिया ने समझा, अपनाया, और आज इम्प्रेशनिस्ट पेंटिंग्स खूबसूरती का एक मानक हैं। उनका क्रांतिकारी विचार आज हमारा टेस्ट बन चुका है। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब जब हम कला की बात कर ही रहे हैं, तो कांट ने कलाओं को अलग अलग बांटा भी है। जैसे संगीत, पेंटिंग, कविता। इनमें कोई बेहतर है? हाँ, उन्होंने एक वर्गीकरण किया है और उसका आधार भी बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि इंसान खुद को 3 तरीकों से व्यक्त करता है, शब्द, हाव-भाव और स्वर। इन्हीं पर आधारित वो कलाओं को बांटते हैं। जैसे बोलने की कला में कविता सबसे ऊपर है, रूप बनाने की कला में मूर्ति कला, वास्तुकला आती हैं, और संवेदनाओं के खेल की कला में संगीत आता है। अच्छा। लेकिन इस वर्गीकरण से भी ज्यादा जरूरी एक और फर्क है जो वो करते हैं स्वतंत्र सौंदर्य और आश्रित सौंदर्य के बीच, फ्री ब्यूटी एंड डिपेंडेंट ब्यूटी। ठीक है, तो स्वतंत्र सौंदर्य मतलब जिसकी सुंदरता का कोई क्यों नहीं है, जैसे कोई बादल का आकार। एकदम सही। आप उसे सुंदर कहते हैं बस इसलिए क्योंकि वो है, उसका कोई और मकसद नहीं है। बिना किसी थीम का संगीत या किसी कालीन पर बने डिजाइन, ये सब स्वतंत्र सौंदर्य हैं। लेकिन आश्रित सौंदर्य में एक क्यों छुपा होता है। जैसे एक रेसिंग कार। वो सुंदर तब है जब उसका डिजाइन उसकी स्पीड के मकसद को भी खूबसूरती से पूरा करे। या एक महल जिसे रहने के मकसद से बनाया गया है। अच्छा। यहाँ तक कि एक इंसान की खूबसूरती भी कांट के लिए आश्रित सौंदर्य है, क्योंकि वो इंसान होने के एक आदर्श कॉन्सेप्ट से जुड़ी है। हमने कला, जीनियस, टेस्ट, इन सब की बात की, पर कांट एक और दिलचस्प चीज की बात करते हैं जहां हमारा दिमाग इसी तरह का एक खेल खेलता है। और वो है हंसी।
हाँ, ये विषय थोड़ा अलग जरूर लगता है, पर इसका कनेक्शन उसी मानसिक खेल से है। कांट का हंसी पर दिया गया विचार काफी आधुनिक है। वो कहते हैं कि हंसी तब पैदा होती है जब एक तनावपूर्ण उम्मीद अचानक कुछ नहीं में बदल जाती है। एक तनावपूर्ण उम्मीद का कुछ नहीं में बदलना, ये तो किसी बुरे जोक का फॉर्मूला लग रहा है। और आप बिल्कुल गलत नहीं है। इसे एक जोक के उदाहरण से ही समझते हैं। जब कोई आपको एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाना शुरू करता है तो आपका दिमाग एक तर्कसंगत अंत की उम्मीद करने लगता है, एक तनाव बनता है। हाँ। लेकिन जब पंचलाइन आती है और वो एकदम बेतुकी या बकवास निकलती है तो वो पूरी तर्क की इमारत दर्ज जाती है। आपकी उम्मीद कुछ नहीं में बदल जाती है। तो इसका मतलब जब कोई दोस्त एक लंबा चौड़ा जोक सुनाए और उसका पंचलाइन एकदम बकवास निकले तो उस कुछ नहीं पर जो हंसी आती है वो कांट के हिसाब से एकदम सही है। बिल्कुल। हमारी सारी दिमागी ऊर्जा जो एक अच्छे पंचलाइन का इंतजार कर रही थी वो अचानक आजाद हो गई और हंसी में निकल गई। हाँ, कांट के लिए हंसी एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो दिमाग के खेल से पैदा होती है, जहां तर्क का अचानक टूटना एक तरह की राहत भरी ऊर्जा पैदा करता है। तो आज की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हम कांट के नजरिए से देखें तो कलाकार सिर्फ एक कारीगर नहीं है, वो प्रकृति का एक ऐसा जरिया है जो समाज के लिए देखने के नए तरीके, खूबसूरती के नए नियम बनाता है। सही कहा। जीनियस वो है जो हम सब के लिए बोलता है, लेकिन एक ऐसी भाषा में जिसे उससे पहले किसी ने नहीं बोला था। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। वो क्या है? क्या हम प्रकृति की खूबसूरती को भी कला की नजर के बिना देख सकते हैं? क्या हम किसी सूर्यास्त को इसलिए सुंदर मानते हैं क्योंकि अनगिनत चित्रकारों और कवियों ने हमें उसे उस नजर से देखना सिखाया है? वाह! क्या फूलों की सुंदरता या पहाड़ों का नजारा, ये सब हमें इसलिए सुंदर लगते हैं क्योंकि कला ने हमारी आंखों को प्रशिक्षित किया है? ये एक ऐसा विचार है जिसे श्रोताओं को अपने साथ लेकर जाना चाहिए। क्या हमारा सौंदर्य बोध, जिसे हम इतना निजी और असली मानते हैं, क्या वो वाकई हमारा अपना है या ये उन जीनियस लोगों की विरासत है जो हमसे पहले आए थे और जिन्होंने हमारी देखने की नज़र को शायद हमेशा के लिए बदल दिया?